तो लास्ट टाइम हमने डायमेंशनल फार्मूले के बारे में स्टडी किया था। उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो जो एक्सप्रेशन हमें ऑब्टेन्ड होगा दैट इज़ नोन एज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर दैट क्वांटिटी। एन एक्सप्रेशन which represent a derived quantity in terms of fundamental quantities is known as its डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे हमने एरिया का डायमेंशनल फार्मूला निकाला था एंड दैट वाज फाउंड टू बी इक्वल टू m0 L2 T0। सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं तो वो आया था m0 L1 T-1। ये हमने कल कर लिए थे। ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर्स होती हैं, इन पावर्स को कहा जाता है उसके डायमेंशंस। तो डायमेंशंस का मतलब द पावर ऑफ fundamental quantities in the dimensional formula of a given physical quantity represent its डायमेंशंस। तो किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले में जो उसके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर्स होंगी उनको कहा जाता है उसका डायमेंशंस। क्लियर है बात? फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम इस एरिया के डायमेंशनल फार्मूले को देखते हैं तो इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी 3 यूज़ हो रही हैं, मास, लेंथ और टाइम। मास की पावर है 0, लेंथ की पावर है 2 और टाइम की पावर है 0। तो इसलिए जो एरिया के डायमेंशंस होंगे दोज आर 0 2 0। तो हमने सिर्फ क्या करना है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। उस डायमेंशनल फार्मूले में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर निकालनी है, तो वो जो पावर्स होंगी वो उसके डायमेंशंस कहलाएंगे। ठीक है, अब अगर हम एक क्वांटिटी के सिंबल को उसके डायमेंशनल फार्मूले के इक्वल पुटअप करते हैं तो हमें एक इक्वेशन ऑब्टेन्ड होगी, ये वाली, और इस इक्वेशन को कहा जाता है उसकी डायमेंशनल इक्वेशन। सो व्हेन ए क्वांटिटी इज put equal to its dimensional formula, the equation obtained is known as the डायमेंशनल इक्वेशन। तो अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूले के इक्वल पुटअप करेंगे तो जो इक्वेशन हमें ऑब्टेन्ड होगी दैट इज़ नोन एज इट्स डायमेंशनल इक्वेशन। जैसा यहाँ पर एरिया के सिंबल को अगर मैं उसके डायमेंशनल फार्मूले के इक्वल पुटअप करता हूँ तो ये जो इक्वेशन मिलेगी दैट इज़ नोन एज इट्स डायमेंशनल इक्वेशन। सिमिलरली वेलोसिटी के सिंबल को अगर उसके डायमेंशनल फार्मूले के इक्वल पुटअप किया तो ये जो एक्सप्रेशन हमें ऑब्टेन्ड होगा दैट इज सेड टू बी इट्स डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर है? अब हमने
क्वांटिटीज़ के डिफरेंट टाइप्स की क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने कुछ बेसिक सी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूलेस को डराइव किया था। अब हमारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने उनके डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फार्मूले और उनकी वैल्यूज़ के बेसिस के ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर क्लासिफाइड किया है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को उनके डायमेंशनल फार्मूले के बेसिस के ऊपर हम कितनी कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट वन। क्लासिफिकेशन ऑफ quantities on the basis of डायमेंशनल फार्मूला। तो क्वांटिटी को उनके डायमेंशनल फार्मूले के बेसिस के ऊपर हम कितनी कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। सो द फिजिकल क्वांटिटीज are classified into following 4 categories on the basis of their dimensional formula। तो फिजिकल क्वांटिटी को उनके डायमेंशनल फार्मूले के बेसिस पर हम लोग 4 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट वन आर नोन एज डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू फिक्स हो, मतलब वो कांस्टेंट वैल्यू शो करें और उनका एक फाइनाइट डायमेंशनल फार्मूला हो। फाइनाइट डायमेंशनल फार्मूले का मतलब उनके फाइनाइट डायमेंशंस होने चाहिए, मतलब उनके डायमेंशनल फार्मूले में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की कुछ फाइनाइट पावर हो, कम से कम एक की। ठीक है, जैसे मान लो मैकेनिक्स की बात करते हैं तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं, मास, लेंथ और टाइम। अगर तीनों के तीनों वैल्यूज़ पॉजिटिव नॉन जीरो आ रही हैं तब भी वो डायमेंशनल है। 2 की वैल्यू पॉजिटिव मतलब नॉन जीरो है, 1 की वैल्यू जीरो है पावर, या 1 की वैल्यू भी अगर फाइनाइट है, नॉन जीरो है, तब भी वो डायमेंशनल क्वांटिटी कहलाएगी। सो द फिजिकल क्वांटिटीज़ whose value are fixed and possess a finite dimensional formula are known as dimensional constant quantities। For example, speed of light in फ्री स्पेस। स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस जिसको हम जनरली स्मॉल c सिंबल से डिनोट करते हैं। हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। और अगर हम इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात करते हैं तो दे हैव द डायमेंशनल फार्मूला सेम एज दैट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्पीड वाले डायमेंशनल फार्मूले होंगे m0 L1t-1। तो इसका एक फाइनाइट डायमेंशनल फार्मूला है और इसकी वैल्यू फिक्स है, दैट्स वाई इट इज़ ए डायमेंशनल कांस्टेंट। सिमिलरली और एग्जांपल हम ले सकते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G सिंबल से जिसको डिनोट किया जाता है। इसका हमने डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव किया था कल और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। कैपिटल G की जो वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये उसका डायमेंशन, इसकी वैल्यू थी और इसका एक डायमेंशनल फार्मूला भी होता है जो अपन ने कल डेराइव किया था। और एग्जांपल अगर हम इसकी बात करते हैं तो दैट इज़ अनदर कांस्टेंट, दैट इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, स्मॉल h।
जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो ये आया था ml/T-1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने कल डराइव भी किया था। सो दीज आर क्वांटिटीज विच हैव फिक्स वैल्यू, या जिनकी वैल्यू कांस्टेंट रहे, एंड दे हैव सम फाइनाइट डायमेंशनल फॉर्मूला, दोज आर नोन एज द डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी। दूसरी टाइप की क्वांटिटी हैं डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी। तो डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटीज आर बेसिकली दोज फिजिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू में वेरी, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, फिक्स ना रहे, और उनका एक डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो। सो द फिजिकल क्वांटिटी whose value may vary and possess the dimensional formula। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है और जिनका एक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, those are known as the dimensional variable quantities। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, फोर्स एटसेट्रा, बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं ये सारी की सारी, इन सब की वैल्यू चेंज हो सकती है। ऐसा तो नहीं है भी एरिया की वैल्यू फिक्स ही होगी, अलग अलग बॉडी के सरफेस एरिया की वैल्यू अलग अलग होती है, तो कोरस्पॉन्डिंगली उन सब की वैल्यू चेंज हो सकती है, मतलब वो सारी वेरिएबल क्वांटिटीज़ है, और इन सब के एक फाइनाइट डायमेंशनल फॉर्मूले भी हैं। दैट्स वाई दीज आर नोन एज द डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटीज़। उसके बाद है थर्ड टाइप की, दोज आर नोन एज द dimensionless variable quantities, and the fourth category is dimensionless constant quantities। dimensionless variable quantities, ऐसी क्वांटिटीज जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला ना हो या जिनका कोई डायमेंशंस ना हो, m0 l0 t0 आई, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर आई 0 उनके डायमेंशनल फॉर्मूले में, और उनकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकें, डिफरेंट वैल्यूज़ वो शो कर सकें, दोज आर नोन एज द डायमेंशनलेस वेरिएबल क्वांटिटी। सो द फिजिकल क्वांटिटीज whose value may vary and have no dimensional formula are known as the dimensionless variable quantity। For example, एंगल थीटा, एंगल थीटा का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, दैट वाज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस ऑफ आर्क, ऊपर नीचे सेम क्वांटिटीज़ होगी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला था m0 l0 t0, और मैंने वहाँ पर लिखा भी था इट पोसेस नो डायमेंशंस, तो इट इज़ ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। दूसरी बात, एंगल थीटा की वैल्यू चेंज भी हो सकती है, दैट्स वाई दिस इज नेम्ड एज ए डायमेंशनलेस वेरिएबल क्वांटिटी। फोर्थ कैटेगरी जो है दैट इज डायमेंशनलेस constant quantities। Dimensionless constant quantities are basically the physical quantities having fixed values and have no dimension। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा और उनकी वैल्यू भी फिक्स होगी, दोज आर नोन एज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, जितने भी हमारे न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जो मर्जी नंबर ले लो, किसी का कोई डायमेंशन नहीं होता, किसी नंबर का मास लेंथ टाइम तो नहीं होता, तो उनकी वैल्यू फिक्स रहती है, तो दैट्स वाई दीज आर नोन एज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्वांटिटी। और एग्जांपल, पाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन
ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो हो गए साइन थीटा की वैल्यू, उन सब की वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी। एक्सपोनेंट साइन 45 एग्जैक्ट वैल्यू अगर थीटा की पुटअप करते हो, पाई की वैल्यू 3.14 आप फिक्स लेते हैं और इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होता। तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ क्या कहलाएंगी? डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्वांटिटीज़। ठीक है, तो मीन्स कि हमने डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर हमारी क्वांटिटीज़ को 4 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड किया है। डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी, डायमेंशन लेस वेरिएबल और डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्वांटिटीज़। ठीक है, अब उसके बाद है कि हमने डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में पढ़ा, डायमेंशंस के बारे में पढ़ा और उसकी कैटेगरीज के बारे में पढ़ा। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो हमने सारा डायमेंशनल मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में स्टडी किया, इस सारे का हमें बेनिफिट क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस या इस डायमेंशनल मेथड का हम लोग 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। पहला, फॉर कन्वर्जन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी या वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अदर। मतलब हमें एक क्वांटिटी की वैल्यू दे रखी है एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट में, मान लो MKS सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें वैल्यू प्रोवाइड की गई है और हमें उसी क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन द CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हम इस डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके वो कन्वर्जन कर सकते हैं। दूसरा, फॉर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में हमें एक रिलेशन दिया गया है, एक फार्मूला दिया गया है और उसको चेक करना कि वेदर दैट फार्मूला इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट, उसके लिए हम इस डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। तीसरी एप्लीकेशन है टू डेराइव ए गिवन फार्मूला। मतलब टू डेराइव द फार्मूला ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। राइट स्टेटमेंट ये रहेगी कि आपको एक डेराइव्ड क्वांटिटी दी गई है और ये कहा गया कि ये डेराइव्ड क्वांटिटी इन अदर क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो उसका फार्मूला कैलकुलेट करो। तो हम इस डायमेंशनल मेथड से उस फार्मूले को भी डेराइव कर सकते हैं। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग डायमेंशन एनालिसिस की इन 3 एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम फर्स्ट एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे, दैट इज़ टू कन्वर्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। अब पहली बात तो जब भी कोई मेथड पढ़ते हैं सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो यूज़ किस लिए हो रहा है। यूज़ तो मैंने बता दिया कि ये किस लिए यूज़ हो रहा है। दूसरी बात, उस मेथड की वर्किंग या वो मेथड किस बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर उसकी वर्किंग बेस्ड है। सो दिस मेथड इज़ based upon the fact that the magnitude of a quantity remains same in whatever सिस्टम ऑफ यूनिट इट इज़ मेजर्ड। मतलब यूनिट हम चाहे कोई भी यूज़ करें, क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो फिक्स रहती है। शायद मैंने ये एग्जांपल देके एक्सप्लेन भी किया हो
कि अगर हम मान लो एक ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो मैं इस मार्कर की लेंथ को मेज़र करता हूँ, तो चाहे मुझे मीटर स्केल की हेल्प से इसकी लेंथ मेज़र करनी पड़े, चाहे सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से लेंथ मेज़र करनी पड़े, चाहे मीटर में मेज़र करो चाहे सेंटीमीटर में मेज़र करो, मार्कर की लेंथ उतनी की उतनी रहेगी। और हमें पता है किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को स्टैंडर्डली हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, NU से, जहाँ पर N रिप्रेजेंट करता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और U रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ द यूनिट सेलेक्टेड फॉर इट्स मेजरमेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट इज कंटेन्ड इन दैट क्वांटिटी। मतलब जब हम एक क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले एक यूनिट सेलेक्ट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उस यूनिट को हमारी क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि वो यूनिट उस क्वांटिटी में कितनी बार आ रहा है। तो वो जो है नंबर ऑफ टाइम द यूनिट इज कंटेन्ड इन दैट क्वांटिटी, दैट रिप्रेजेंट इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। और बाद में हम लिखते हैं उसके साथ यूनिट क्या यूज़ किया गया। तो अगर हमारा यूनिट बड़ा लेंगे तो वो नंबर ऑफ टाइम्स जो आएगा वो कम आएगा, अगर यूनिट छोटा लोगे तो उसमें ज़्यादा बार आएगा। मतलब अगर यूनिट बड़ा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी, यूनिट छोटा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी, पर ओवरऑल इसकी जो लेंथ रहेगी या मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर इस मेथड की वर्किंग डिपेंड करती है कि हम लोग यूनिट चाहे जो मर्जी यूज़ कर लें, हमारे क्वांटिटी की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कंसिडर कर लें, इफ़ N1 एंड N2 बी द numerical value of the magnitude of a quantity Q when measured with units U1 and U2 respectively। मतलब U1 यूनिट का यूज़ करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई N1, U2 यूनिट का यूज़ करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी N2। तो क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इट्स यूनिट। अगर हम U1 यूनिट करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही थी N1, तो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया N1 U1। अगर हम U2 यूनिट का यूज़ करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी N2, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा N2 इंटू में U2। और हमने अभी अभी ये बात लिखी है कि यूनिट चाहे जो मर्जी लो, न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट हो सकती है पर ओवरऑल मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। ठीक है, मतलब N1 U1 की जो वैल्यू होगी वो N2 U2 के इक्वल रहेगी। अब U1 और U2 की बात करते हैं आप। U1 और U2 क्या है, यूनिट्स। और किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जो स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं विच हैव द सेम नेचर एज दैट ऑफ द गिवन क्वांटिटी। एक ऐसा स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं और जिसकी नेचर वैसी ही है जैसे हमारे गिवन क्वांटिटी की है, दैट इज सेड टू बी द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। मतलब क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमने दो यूनिट यूज़ किए हैं, U1 और U2। तो इन दोनों की वैल्यू या उनका साइज डिफरेंट हो सकता है पर दोनों की नेचर क्या होगी, वही जिस नेचर की हम क्वांटिटी मेज़र कर रहे हैं। तो अगर हम लेंथ नाम की क्वांटिटी को मेज़र करें तो U1 और U2 की नेचर कौन सी होगी, लेंथ वाली। और कल हमने ये बात पढ़ी थी भी किसी भी क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। तो दोनों यूनिट्स की नेचर वही है जो क्वांटिटी की नेचर है, तो इसका मतलब इनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो वही होगा जो हमारी गिवन क्वांटिटी का होता है। तो अगर मैं ये मान लेता हूँ कि इफ़ द क्वांटिटी हैव ए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m रेज़ टू पावर a, L रेज़ टू पावर b एंड T रेज़ टू पावर c। मतलब अगर क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होगा m रेज़ टू पावर a, L रेज़ टू पावर b, T रेज़ टू पावर c, तो इन दोनों यूनिट्स की नेचर क्वांटिटी वाली हैं, तो इन यूनिट्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो भी क्या होगा, ml T की टर्म में यही एक्सप्रेशन होगा, बस वैल्यू का फ़र्क होगा, साइज का फ़र्क होगा। अब U1 यूनिट जो अपन ने लिया है वो फर्स्ट सिस्टम में लिया है और U2 किसी अदर सिस्टम में लिया है, और सिस्टम टू सिस्टम जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी या यूनिट की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है।
क्लियर है बात। तो अगर मैं इस डराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को ऑब्टेन करना चाहता हूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले में उस सिस्टम ऑफ यूनिट के फंडामेंटल यूनिट पुटअप कर दो। ठीक है, तो अगर मैं ये इमेजिन करता हूं, इफ m1 l1 t1 एंड m2 l2 t2 बी द fundamental units in the first system and second system of units respectively। जिस फर्स्ट सिस्टम में हमने U1 को कंसीडर किया था, उस फर्स्ट सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स हैं m1 l1 t1, सेकेंड सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट है मान लो m2 l2 t2। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली U1 की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू m1 रेज टू पावर a, l1 रेज टू पावर b और t1 रेज टू पावर c। सिमिलरली यूनिट 2 की जो वैल्यू होगी, सेकंड सिस्टम में जो यूनिट की वैल्यू होगी दैट शुड बी इक्वल टू m2 रेज टू पावर a, l2 रेज टू पावर b एंड t2 रेज टू पावर c। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुटअप कर दो। तो n1 इंटू में u1 की जगह क्या आ जाएगा, m1 रेज टू पावर a, l1 रेज टू पावर b, t1 रेज टू पावर c इज इक्वल टू n2 इंटू में m2 रेज टू पावर a, l2 रेज टू पावर b, t2 रेज टू पावर c। यहाँ से हम n2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये सारा उठा के इधर डिनोमिनेटर में ले आओ। तो m1 बाई m2 रेज टू पावर a, l1 बाई l2 रेज टू पावर b, t1 बाई t2 रेज टू पावर c। तो अगर हमें फर्स्ट सिस्टम के अंदर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड की न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइडेड हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके सेकंड सिस्टम के अंदर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ क्या है, हमें चाहिए क्या, हमें एक तो फर्स्ट सिस्टम में उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी n1। ध्यान रखना है जब इस मेथड को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज़ करना है तो जो सिस्टम हमें, जिस सिस्टम में वैल्यू प्रोवाइडेड होगी उस सिस्टम को तो हमने कंसीडर करना है फर्स्ट सिस्टम, जिसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको हमने कंसीडर करना है सेकंड सिस्टम। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट सिस्टम में वैल्यू क्या प्रोवाइडेड है वो आ जाएगी, वो अपनी n1 की वैल्यू आ जाएगी। अब फर्स्ट सिस्टम कौन सा दिया गया है जिसमें वैल्यू प्रोवाइडेड है, वो मान लो कोई SI है या MKS है। अब उसके फंडामेंटल यूनिट्स हम लिखेंगे, वो फंडामेंटल यूनिट्स क्या बताएंगे, m1 l1 t1 की वैल्यू। फिर किस सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है वो सेकंड सिस्टम हो गया, उस सेकंड सिस्टम के फंडामेंटल यूनिट की वैल्यू क्या बताएगी, m2 l2 t2। क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a, b और c की, सब की वैल्यू यहाँ पुटअप करोगे, सेकंड सिस्टम के अंदर हमारे क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड की न्यूमेरिकल वैल्यू अपने को ऑब्टेन्ड हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लो हम कन्वर्ट करना चाहते हैं 1 न्यूटन फोर्स को डाइन में। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया गया है कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू डाइन। तो हमें दिया क्या गया है, न्यूटन में वैल्यू दी गई है और न्यूटन जो है दैट इज द SI यूनिट ऑफ द फोर्स और डाइन जो है दैट इज द CGS यूनिट ऑफ द फोर्स। एज वी नो दैट न्यूटन इज द SI एंड डाइन इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, therefore the first system is SI while the second system of unit is CGS। फर्स्ट सिस्टम का मतलब जो अपने को वैल्यू प्रोवाइडेड है जिसमें, सेकंड का मतलब जिसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ
या पहले ये लिख दो, नाउ राइटिंग द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द टू सिस्टम। अब दोनों सिस्टम के फंडामेंटल यूनिट्स की बात करते हैं आप। इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास जो है वो क्या लेते हैं आप, 1 किलोग्राम। लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या लिया जाता है, 1 मीटर। और टाइम का फंडामेंटल यूनिट क्या लिया जाएगा, 1 सेकेंड। मैंने कहा था फर्स्ट सिस्टम के जो फंडामेंटल यूनिट्स होंगे वो m1, L1 और T1 को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। सेकेंड सिस्टम जो कि जिसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो कौन सा है, CGS सिस्टम। और CGS सिस्टम में हमारे जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो कौन से हैं, m2 की वैल्यू CGS सिस्टम में मास का फंडामेंटल यूनिट क्या है, ग्राम। लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। और टाइम का फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेकंड। याद है MKS की मॉडिफाइड फॉर्म थी SI। CGS में सेंटीमीटर का C, ग्राम का G और सेकंड का S। अगर लेक्चर सुन रखे हैं तो CGS। ठीक है। अब M1, L1, T1 आ गया, M2, L2, T2 आ गया। क्लियर है। और फर्स्ट सिस्टम के अंदर अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है N1, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है। अब क्वांटिटी कौन सी है हमारी, फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द गिवन क्वांटिटी फोर्स इज गिवन बाय कैपिटल F का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2। और मास, लेंथ, टाइम की जो पावर्स होंगी वो उसके डायमेंशंस बताएंगे। जो ABC की वैल्यू होगी तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू आ गई 1 और C की वैल्यू आ गई -2। ठीक है। नाउ यूजिंग द वैल्यूज ऑफ M1, L1, T1, M2, L2, T2 एंड A, B, C एंड N1 इन दिस एक्सप्रेशन, इन सब की वैल्यूज एक्सप्रेशन में पुटअप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, N2 की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू N1 की जगह क्या आ जाएगा, 1, M1 की जगह 1 किलोग्राम और M2 की जगह 1 ग्राम रेज़ टू पावर 1। वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं। M1 का 1 किलोग्राम, M2 की वैल्यू 1 ग्राम और A की वैल्यू 1। इनटू में 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर रेज़ टू पावर 1, 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड रेज़ टू पावर -2। अब न्यूमेरिकल वैल्यू जब भी सॉल्व किए जाते हैं तो सारे के सारे क्वांटिटी सेम सिस्टम में कन्वर्ट करनी होती हैं। तो या तो किलोग्राम को ग्राम में या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो। मैं किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम। ठीक है। और 1 मीटर जो होता है वो 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर। 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड तो 1 ही रह जाएगा। ग्राम से ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 2, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 10 रेज़ टू पावर 5। तो N2 की वैल्यू आ गई 10 रेज़ टू पावर 5। अब आपने आंसर क्या लिखना है, देयरफॉर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन। फर्स्ट सिस्टम में N1 यूनिट न्यूटन, सेकेंड सिस्टम में N2 10 रेज़ टू पावर 5 और यूनिट है डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 लिख के नहीं छोड़ना। अगर ये लिखोगे तो 10 रेज़ टू पावर 5 तो अकेली न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मैंने बताया हुआ है अकेली न्यूमेरिकल वैल्यू कोई क्वांटिटी नहीं रिप्रेजेंट करती, साथ में यूनिट लिखना जरूरी है। ठीक है। ये इसका एक एग्जाम्पल था। और एग्जाम्पल करवाऊँ, नहीं, चलो ठीक है।